भारत के संदर्भ में कृषि विविध अवधारणाएं लिए हुई है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, इसकी जनसंख्या बड़ी है, 1,21,01,93,422 और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय जनसंख्या का 54.54 ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वहीं अगर हम बात करें जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की, तो कुल भारतीय आमदनी का जीडीपी में कृषि का योगदान 17.4% है। तो इतने बड़े क्षेत्र पर कृषि होती है भारत में, इसलिए विस्तृत अवधारणाएं ली हुई है। लेकिन हम एक छोटी सी शॉर्ट परिभाषा पढ़ेंगे कि कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। इसमें दो चीजें आई है, नहीं, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा प्राथमिक क्षेत्र। अगर ये समझ गए दोनों तो समझो परिभाषा समझ गए। सबसे पहले देखो आर्थिक क्रिया क्या होती है। बेटा क्रिया का मतलब होता है काम, क्रिया का मतलब क्या है? काम। और आर्थिक पैसों के लिए हम ये कह सकते हैं कि मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और भारत में आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की हैं। हालांकि कुछ विचारकों ने उसे 5 भागों में, कईयों ने 3 भागों में बांटा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। भारत में आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। प्राथमिक क्रिया में वे सभी कार्य आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धरातल से जुड़े हुए। हम ये कह सकते हैं कि इसमें वे सभी कार्य आते हैं जो धरातल से या प्रकृति से जैसा उत्पन्न होता है, जो का त्यों काम में लिया जाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, आखेटन और खनन। ये वो क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। बेटा सेकंड सेक्टर में, द्वितीयक जो क्षेत्र है, इसे विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण अर्थात उद्योग जहां किसी वस्तु का निर्माण होता है। मानव की वे आर्थिक क्रियाएं जहां कोई वस्तु बनती है, जैसे गन्ने से चीनी का बनना, कपास से वस्त्र का बनना, ये सेकंड सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद में तृतीयक क्षेत्र, थर्ड सेक्टर, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, इसमें वे सभी कार्य आते हैं जिसमें मानव दूसरे की सेवा करता है, सहायता करता है, लेकिन बदले में भुगतान प्राप्त करता है, जैसे शिक्षक, चिकित्सक। चतुर्थक जो सेक्टर है, इसे वैज्ञानिक अन्वेषण भी कहा जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषण आते हैं इसमें। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, जो नई खोज होती है वो इस श्रेणी में आती है। अब देखो इसमें कृषि, ये रही कृषि, ये क्या है? सभी ये आर्थिक क्रिया है बेटा। ये वो कार्य हैं, आर्थिक क्रिया, ये वो कार्य हैं जिसमें मानव पैसे कमाने के लिए कार्य करता है। तो कृषि में भी हमने ये लिखा है कि कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जा सकता है। आर्थिक क्रिया है। अब देखो कृषि कौन से क्षेत्र में आई? प्राथमिक। समझ गए? कृषि क्या है? कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। उसके बाद में देखो कृषि का वर्गीकरण। जब भी हम किसी वस्तु को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो उसका अपना एक आधार होता है। जब हम तुलना करते हैं तो भी उसका अपना एक आधार होता है। तुलना का बिना आधार के वर्गीकरण नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, कृषि का भी अपना वर्गीकरण का एक आधार होता है। अनेक आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण किया गया है, अनेक आधार पर। लेकिन अपने 10th क्लास के सिलेबस में 2 आधार दिए गए हैं। कृषि के वर्गीकरण के कितने आधार दिए गए हैं? 2 आधार दिए गए हैं। सबसे पहला है ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। और ऋतु के आधार पर भारतीय जो कृषि है, इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। हम ये कह सकते हैं कि ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है रबी की फसल, जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। बेटा जी गेहूं, सरसों, जौ, राई, मेथी, ये रबी की फसलें हैं। दूसरा है खरीफ की फसल, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा देरी से होती है, वहां ये नवंबर दिसंबर तक भी चलती है। बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मूंगफली इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है जायद की फसल, रबी व खरीफ के बीच में बोई जाती है। ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। चारा, ककड़ी,
तरबूजा, खरबूजा इसके प्रमुख उदाहरण है। यदि ऐसे याद नहीं रहे ये फसलों से, तो अगर कंफ्यूज हो तो बेटा देखो, रबी की फसल, रबी कुल कितने शब्द है? रबी दो, रे और बी दो, गेहूं दो। अब गेहूं के साथ जो फसलें बोई जाती हैं, जरूरी नहीं अपने सिलेबस में दी हुई है फसलें, उदाहरण वही लिखें भाई, अपने यहाँ सरसों है, राई है, मेथी है, जो है गेहूं एक साथ बोए जाते हैं, ये सब रबी की फसलें। खरीफ की फसल बेटा, खरीफ की फसल देखो, खैरीफ है, तीन शब्द है, खैरीफ है। उसी प्रकार बाजरा में भी तीन, सब बाजरे के साथ बोई जाने वाली फसलें हैं, वो सब बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, मूंगफली। जायद की फसल बेटा ये चारा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। तो ये तो था पहला आधार ऋतु के आधार पर। उसके बाद में दूसरा जो आधार है वो है उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण। उपभोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, प्रमुख उत्पादकता के आधार पर भी कह सकते हैं इसको हम, उपयोग के आधार पर या उत्पादन के आधार पर भी कह सकते हैं। आधार बेटा, उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि को चार भागों में बांटा है। उपयोग के आधार भारतीय कृषि को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। सबसे पहला खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसलें, वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, खाद्यान्न फसल कहलाती है। खाद्यान्न, खाने योग्य फसलें खाद्यान्न फसल है। हम ये कह सकते हैं कि वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, खाद्यान्न फसल कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है वो कहलाती हैं खाद्यान्न फसलें, जैसे गेहूं है, चावल है। दूसरी फसल है व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक या औद्योगिक फसल, औद्योगिक फसलें बेटा, वे फसलें जिन्हें व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय के लिए या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, वे फसलें जिन्हें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, व्यवसायिक या औद्योगिक फसल कहलाती हैं। जैसे कपास, भाई कपास वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। गन्ना चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल है। और हम वही पढ़ रहे हैं कि वे फसलें जिन्हें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है औद्योगिक फसल कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे फसलें जिन्हें व्यवसायिक उद्देश्य से बोया जाता है, व्यवसायिक फसलें कहलाती है। तीसरा है बागानी फसलें, बागानी फसलें बेटा, वे फसलें जिन्हें बड़े बागानों में तैयार किया जाता है। हम ये कह सकते हैं बागानों में तैयार होने वाली फसलें, बागानों में तैयार होने वाली फसलें बागानी फसलें कहलाती हैं। बागानी फसलें, बागानों में तैयार होने वाली फसलें बागानी फसलें कहलाती हैं। जैसे केला, रबर जिसको कहते हो आप, रबर। और चौथा उद्यानी फसलें, इसमें समस्त फल और सब्जियां शामिल हैं। उद्यानी फसलों में समस्त फल एवं सब्जियों को शामिल किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उपभोग के आधार पर भारतीय फसलें चार प्रकार की हैं। खाद्यान्न फसलें, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें, उद्यानी फसलें। एक बार दोबारा देखेंगे आपने क्या पढ़ा है इसमें, उससे पहले कि अगला पॉइंट शुरू करें।
आज का अपना प्रकरण है भारतीय कृषि। कृषि मानव की एक आर्थिक क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। आर्थिक क्रिया और प्राथमिक क्षेत्र आप समझ चुके हैं कि एक ऐसी क्रिया है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं और पैसों के उद्देश्य से मानव। आज भारत की 54% जनसंख्या, 54.6% जनसंख्या ऐसी है जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन में 17.4% का योगदान है। जीडीपी क्या होता है? एक देश में, एक वित्त वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का योग जीडीपी कहलाता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है, जिसको आप अर्थशास्त्र में बेहतर तरीके से समझेंगे। मुख्य रूप से कृषि का वर्गीकरण के कई आधार हैं। अपने सिलेबस में कृषि के वर्गीकरण के 2 प्रमुख आधार दिए हुए हैं। सबसे पहला है ऋतु के आधार पर। ऋतु के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक चलती है। मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, जौ, राई, मेथी इसके उदाहरण है। दूसरा है फसल, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक चलती है। बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, मूंगफली इसके प्रमुख उदाहरण है। तीसरी है जायद की फसल, रबी व खरीफ के बीच में बोई जाती है। चारा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजे इसके प्रमुख उदाहरण है। ये तो पहला आधार था ऋतु के आधार पर। दूसरा है उपयोग के आधार पर या उत्पादन के आधार पर भारतीय कृषि को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है खाद्यान्न फसलें। वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चावल, वही नाम से पता चल रहा है खाद्यान्न मतलब वे फसलें जिन्हें खाने के काम में, भोजन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, वे फसलें जिन्हें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है या व्यवसाय के लिए प्रयोग में लिया जाता है, व्यवसायिक फसलें कहलाती हैं। जैसे कपास है, गन्ना है। बागानी फसलें, वे फसलें जिन्हें बागानों में तैयार किया जाता है, बागानी फसलें कहलाती हैं। जैसे केला है, रबर है। और उद्यानी फसलें, समस्त फल और सब्जियों को उद्यानी फसलें कहा। इसके बाद में देखो भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें, बेटा सबसे पहले खाद्यान्न फसलों की चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख फसलें। अपना इस पाठ का अगला पॉइंट आता है भारत की प्रमुख फसल। देखो किसी भी फसल को जानने के लिए सबसे पहले उसकी भौगोलिक दशा जानना बहुत जरूरी है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में, भौगोलिक दशा। और किसी फसल की भौगोलिक दशा बताने के लिए 5 चीजों का याद होना जरूरी है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। देखो अपना भारत की प्रमुख फसलों में सबसे पहला है गेहूं। बेटा जी गेहूं की भौगोलिक दशा कौन सी है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में कहां गेहूं सबसे ज्यादा होता है? क्या ये भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है? सब प्रश्नों के जवाब जानने के लिए लगातार देखते रहिए। यही कल पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।